हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेट जून 2022 के पेपर का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन। मतलब जब दो डिफरेंट ओकेजन के ऊपर कोई सेम टेस्ट लिया जाता है और उसमें किसी इंडिविजुअल का सेम स्कोर ऑब्टेन्ड होता है, उसे क्या बोला जाता है? उस टेस्ट की रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी मीन्स अगर हम किसी का 4 बार भी टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। उसको बोला जाता है रिलायबिलिटी। और एक इसमें कंसेप्ट दिया हुआ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या होती है? कोई इंस्ट्रूमेंट जब किसी चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है और वो इंस्ट्रूमेंट वही उसी चीज को मेजर कर रहा है तो उसको बोला जाता है उसकी वैलिडिटी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सभी जानते ही हैं। थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है? ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो थर्मामीटर जो वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है, और थर्मामीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर को ही मेजर करता है। तो ये इसकी क्या हुई? ये इसकी वैलिडिटी हुई। अब हमें पता है कि टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हर नॉर्मल कंडीशन पे ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। तो इसको चाहे हम आज टेस्ट करें नॉर्मल कंडीशन पर तब भी ये 98.6 ही होगा, चाहे हम 10 दिन के बाद इसको चेक करेंगे, चाहे हम 1 साल के बाद चेक करेंगे, तो थर्मोमीटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 98.6 ही होगा। तो हमने बार बार इसका टेस्ट किया तो उसका टेम्परेचर सेम आ रहा है। तो ये इसकी क्या होगी? रिलायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और दिया हुआ, ऑब्जेक्टिविटी। और तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक और चीज चलती है, वो है सब्जेक्टिविटी। तो पहले सब्जेक्टिविटी समझ लेते हैं, ये क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो होती है सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी? जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपने जो पसंद नापसंद है उसको साइड में रखकर जब हम किसी के जो गुण हैं उनको जो है वो ज़्यादा महत्व देंगे, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई क्रिकेट की टीम चूज करनी है, मेरे को बनानी है एक क्रिकेट की टीम, अगर मैं अपनी क्रिकेट टीम में उन लोगों को चुनती हूँ जो मेरे को पसंद हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर मैं अपनी टीम में उन लोगों को चुनती हूँ, भले ही वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो वो उसकी क्या होगी? ऑब्जेक्टिविटी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूड? क्या किया था? दिया था इसने साइको एनालिसिस। थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने। इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रूड। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस किसने दी थी? तो हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्रूड। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ, उसका नाम था थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, ऑन द बेसिस ऑफ माइंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें भी इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी और इसमें भी इन्होंने 3 स्टेजेस या टाइप्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, पहले ऑन द बेसिस ऑफ हम पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने दिया था फर्स्ट जो था हमारा इड, सेकंड था ईगो एंड थर्ड था सुपर ईगो। और ऑन द बेसिस ऑफ माइंड जो इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी वो थी हमारी फर्स्ट कॉन्शियस, सेकंड सबकॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। इसको हिंदी में बोला जाता है चेतन।
इसको स्वचेतन बोला जाता है और इसको बोला जाता है अचेतन। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। ईद ईद मतलब जो हमारे सुख पर आधारित हो, जिसमें हमें सिर्फ हमें किससे मतलब हो, सिर्फ हमें हमारे सुख से मतलब हो, हमें प्लेजर से मतलब हो। इसमें केवल हम अपना सुख देखते हैं। किसमें? ईद में क्या देखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ अपना सुख देखा जाता है। ईगो ईगो इसमें क्या होता है? इसमें हम पहले अपना सुख देखेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। और सुपर ईगो, इसमें हम खुद को छोड़ के पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे, वो होता है सुपर ईगो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर उसको आइसक्रीम पसंद है तो वो बोलेगा कि मैं ही आइसक्रीम खाऊंगा और मैं किसी के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करूंगा। तो मीन्स वो कौन सी स्टेज में है? वो फर्स्ट स्टेज में है, जिसको बोला जाता है ईद। इसमें केवल हम क्या देखते हैं? अपने सुख के बारे में सोचते हैं, अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं। सेकेंड स्टेज आती है ईगो। इसमें क्या होगा? इसमें हम पहले अपना सुख देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगा, अगर वो बच जाएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर मेरे से नहीं खाई जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थर्ड स्टेज आती है हमारी सुपर ईगो। इसमें क्या होगा कि आप अपनी आइसक्रीम जो है वो किसी दूसरे को दे देंगे कि भाई मेरा तो क्या है, चलो मैं रहने देता हूँ और आप इसको खा लो। तो वो कौन सी स्टेज हुई? वो सुपर ईगो हुई। ऑन द बेसिस ऑफ माइंड अगर हम बात करें तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो हमारा चेतन दिमाग है, हमारा जो प्रेजेंट में हमारे दिमाग में चल रहा है, वो क्या होगा? वो कॉन्शियस। जो चीज़ें हमें याद हैं, प्रेजेंट में हमारे दिमाग में चल रही हैं, वो कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। सब कॉन्शियस मतलब जिनमें हम थोड़ा सा जब अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। और अनकॉन्शियस मतलब वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल भूल चुकी हैं, हम चाहे दिमाग पे जितना भी जोर डाल रहे हैं वो हमें दिमाग में याद नहीं आ रही है, तो वो क्या होगा? हमारा अनकॉन्शियस। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ईद में जो है वो क्या देखा जाता है, तो इसमें क्या देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेजर, सिर्फ अपना सुख देखा जाता है। ठीक है, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज और आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये सभी को अंडरस्टूड ही है कि आजकल ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये किसके हैं? रिलेटेड हैं ये फ्रस्ट्रेशन के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। इनकोडिंग किसका प्रोसेस है? तो इनकोडिंग प्रोसेस है मेमोरी का। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो पहला तो आ गया स्टेजेस ऑफ मेमोरी। ये किसने दी थी? स्टेजेस ऑफ मेमोरी जो है वो दी थी हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 में। और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, स्टेजेस ऑफ मेमोरी किसने दी? हर्मन एबिंगहॉस ने दी। अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं मेमोरी की? तो पहली स्टेज आती है इनकोडिंग, सेकेंड स्टेज है स्टोरेज और थर्ड है रिट्राइव। फर्स्ट इनकोडिंग में क्या होता है? किसी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में उसको ग्रहण करते हैं उसको बोला जाता है इनकोडिंग। दूसरी है स्टोरेज, उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करना, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्टोरेज बोला जाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है। तीसरा है रिट्राइव मतलब जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हम टीवी में कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें हम कोई डिश बनाना सीख रहे हैं कि कोई डिश जो है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही थी कि इस डिश में ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इसको ऐसे आपने यूज़ करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने ग्रहण कर ली। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को हमने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया।
अब मान लो कि 1 हफ्ते के बाद जब आप वो डिश जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन को जो आपने अपने दिमाग में स्टोर की है उसको दोबारा से यूज़ करेंगे आप, और उसको जो है वो डिश बनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट यूज़ हुए थे और यहाँ यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए थे, तो उसको लेकर आप जो है वो डिश बनाएंगे। तो ये सारी क्या है आपकी स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अब इसको लेके मेमोरी की एक जो डेफिनेशन भी थी वो दी थी वर्टलेट ने, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि पेपर का जो लेवल है वो डे बाय डे टफ हो रहा है, तो ये मेमोरी इज नॉट पैसिव बट एन एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी जो है वो पैसिव नहीं है, बट ये क्या है, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये वर्टलेट ने दी थी। कब दी थी, 1932 में। अब ये जो मेमोरी है वो स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे कहाँ पे जाती है, सेंसरी मेमोरी में जाती है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो फ्यू सेकंड के लिए होता है। जैसे सपोज हमने कोई पेंटिंग हमने देखी, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे दिमाग में रहेगी, या हमने कोई म्यूजिक सुना तो वो कुछ सेकंड के लिए हमारे दिमाग में रहेगा। तो वो क्या होगी, सेंसरी मेमोरी, जिसमें हम अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं। या फिर सपोज बारिश की बूंदें पड़ती हैं जब, तो वो हमें क्या होती है, वो हमें फील होती हैं। तो ये क्या है, सेंसरी मेमोरीज, ये फ्यू सेकंड्स के लिए हमारे दिमाग में रहती है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को दूसरा नाम क्या है, तो वो है वर्किंग मेमोरी। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग 30 सेकेंड्स का होता है। जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार रिपीट करते जाते हैं तो वो मेमोरी हमारे चले जाती है किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमें अपना नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो याद नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको बार बार रिपीट करते जाते हैं तो वो हमारे किस में स्टोर हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो इसकी आगे भी कुछ टाइप्स दी हुई हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, सेंसरी मेमोरी की, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। A 13-year-old youth does a law-breaking behavior. He will be considered as, एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बाल अपराध बोलेंगे, जेवेनाइल डेलिक्वेंट बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज, आरबी कैटल ने जो पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के नाम से। तो आरबी कैटल ने ये भी कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो थे पर्सनैलिटी के, ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये आरबी कैटल के द्वारा दिए गए थे। तो ये हमें नाम भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि कैटल ने क्या, कौन सी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था, तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे। इसमें इन्होंने जो है क्वेश्चनरी, इसमें इन्होंने यूज किया था सबसे पहले एल डाटा। इसमें रखा गया था हमारा जो स्टूडेंट्स थे उनका लाइफ का रिकॉर्ड, कि बच्चे स्कूल कॉलेज में बच्चों का जो बिहेवियर था वो कैसा था, उनकी लर्निंग कैसी थी, उनका बच्चों का सारा रिकॉर्ड रखा गया। उसके बाद इन्होंने दिया क्यू डाटा। क्यू डाटा में 16 पर्सनैलिटी अलग अलग तरह के फैक्टर रखे गए और इसको 16 क्वेश्चनरी फैक्टर भी बोला गया। और लास्ट था टी डाटा। टी डाटा में इन्होंने बच्चों का क्या किया, इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिससे इनको बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में पता चला। तो ये था हमारा कि
16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया? आरबी कैटल ने दिया। अब इसमें बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है टैट। टैट इसकी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, तो टैट की फुल फॉर्म क्या है? TAT, इसकी फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये किसने दिया था? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे देखे होंगे तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किसने दिया है? वो मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 14 साल से जो ऊपर के बच्चे थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने इसमें यूज़ किया था 31 कार्ड्स का यूज़ किया था, जिसमें अलग अलग कार्ड्स बनाए गए थे। 10 मेल के थे, 10 फीमेल के थे, और 11 जो थे वो कपल्स के कार्ड थे। वो कार्ड बच्चों को दिखाए जाते थे। लगभग जो है वो एक बच्चे को वो 21 कार्ड्स दिखाए जाते थे, और उनको बोला जाता था कि इन कार्ड्स के ऊपर, इन कार्ड्स को वो देखें, ध्यान से देखें, उनको समझें और इनके ऊपर एक स्टोरी बताएं। तो जिससे उनका जो भी था, उनका पर्सनैलिटी जो था कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इनकी सोच कैसी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया है। इसमें इन्होंने कितने कार्ड्स का यूज़ किया था? 31 कार्ड्स का यूज़ किया था। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कितने साल के बच्चों पर किया था? तो जो 14 साल से ऊपर के जो बच्चे थे उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना। और मॉर्गन एंड मुर्रे कौन थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा WAT, वैट। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। WAT इसकी फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये भी क्या है? ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का टेस्ट है? ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो एक आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन से आपके 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुने और अपने नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में। इसकी फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये किस प्रकार का टेस्ट था? ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, या कोई 2 और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता था? नाम से ही क्लियर है, इसमें वर्ड का यूज़ किया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की सीरीज दी जाएगी, और आपने उनको, उन वर्ड को यूज़ करके आपने एक सेंटेंस बनाना है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने मूवी देखते ही हैं सभी, आपने कुछ कुछ होता है मूवी भी देखी होगी। उसमें जो शाहरुख खान की बेटी थी वो उनके साथ एक गेम खेलती थी, जिसमें एक वर्ड दिया जाता था। उस वर्ड पे वो सेंटेंस बनाते थे। तो ऐसे गेम खेलते खेलते एक वर्ड ऐसा आता है जिसपे शाहरुख खान सेंटेंस बनाता है, और अपने जो कॉलेज की लाइफ थी उसमें वापस चला जाता है, उस सोच में डूब जाता है। तो ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें वर्ड दिए जाएंगे आपको अलग अलग तरह के, और उसमें आप जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये टेस्ट किसने दिया था? तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल जंग, इन्होंने ये टेस्ट दिया था, पर्सनैलिटी टेस्ट इन्होंने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें MPI, इसको मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी बोला जाता है। आई होप आपको दिख रहा होगा MPI। तो इसको बोला जाता है मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसको आइजेंक्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी बोला जाता है, EPI भी इसको बोला जाता है। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसमें ये आया था कि आइजेंक ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी थी? आइजेंक ने, जिसमें हमने पेयर्स में बात करी थी, एक्सट्रोवर्जन
और इंट्रोवर्जन जो स्टेबिलिटी थी, और उसके साथ था जो पेयर में था वो न्यूरोटिसिज्म था, और सेल्फ कंट्रोल एंड साइकोसिटिज्म, इसके बारे में हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आइजेंक ने दी थी। तो इसी थ्योरी को बोला जाता है, इसका अनदर नाम है मॉड्सले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा, एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू, एटीट्यूड जो होता है नज़रिया, ये एक पॉपुलर टर्म है और ये किससे रिलेटेड है, हमारे लर्निंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेट जून 2022 का पेपर। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को कि जब आपके साथ हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की जा रही है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।